प्रॉपर्टी कब खरीदना चाहिए, किस स्टेज में खरीदना चाहिए, कितना फाइनेंशियल स्टैंडिंग के बाद, कितने नेटवर्थ के बाद खरीदना चाहिए, इन सब मुद्दों पे बहुत बात हो चुकी है। एक मुद्दा यह भी है, घर क्यों खरीदना चाहिए या प्रॉपर्टी क्यों खरीदना चाहिए। रियल एस्टेट आपके पोर्टफोलियो में, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह एक बहुत पुराना डिबेट है। दुनिया भर में ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो रियल एस्टेट का तो है ही, पर्सनल फाइनेंस का भी है। दोनों साइड के जो प्रोपोनेंट्स हैं उनके अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन एक बात जो कही जा सकती है वो ये कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं होता है, एक जवाब हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और मैं रियल एस्टेट क्यों आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए सब्जेक्ट पे सबसे पहले यह समझने की कोशिश करता हूं कि पर्सनल फाइनेंस के प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं। वो उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसके रिटर्न्स कहीं ज्यादा हैं, 14 से 18% साल दर साल के रिटर्न्स हैं। लेकिन रियल एस्टेट के जो प्रोफेशनल्स हैं वो ये कहते हैं कि ये एक एसेट क्लास है जो लॉन्ग टर्म में इक्वली रिवार्ड करता है। ये इन्वेस्टर्स को जब मार्केट में साइक्लिक डाउन टर्न होता है या वॉलेटिलिटी पीरियड होता है उस समय ये सेव भी करता है इन्वेस्टर को। देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई जो है वो एक प्राइमरी क्राइटेरिया तो होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के साथ, किसी भी एवरेज इंडियन के इन्वेस्टमेंट बास्केट में आरओआई एक प्राइमरी क्राइटेरिया होता है। लेकिन यह अकेला क्राइटेरिया नहीं है कि आप इवैल्यूएट करते हैं कि हम इस एसेट क्लास में जाएं या नहीं जाएं। चलिए मैं आपको यह बात दो अलग अलग केस स्टडीज से समझाता हूं, कैसे अलग अलग एसेट क्लास अलग अलग सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को और अलग अलग माइंडसेट्स को कैटर करते हैं। सो केस स्टडी फर्स्ट। अब किसी के फादर ने एक लैंड पार्सल खरीदा था और घर बनाया था 25 साल पहले, जिसकी कीमत प्लॉट और घर बनाने को मिलाकर 25 लाख रुपए थी। 25 साल के बाद आज उस घर की कीमत है 3 करोड़। किसी के भी मुंह में पानी आ जाए ये रिटर्न सुनकर, अगर आप रिटर्न को एब्सोल्यूट रिटर्न के सेंस में देख रहे हैं कि 25 लाख बढ़कर 3 करोड़। लेकिन जब आप एक्चुअल रिटर्न निकालते हैं, और यहां पर मैं इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सीएजीआर रिटर्न निकालता हूं, तो ये सीएजीआर रिटर्न आता है 10.45%। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 10.45%। इसी पीरियड में अगर वो पैसा, वो 25 लाख गोल्ड में या स्टॉक या म्यूचुअल फंड में अगर गया होता तो क्या रिटर्न आते। इस पीरियड का गोल्ड में रिटर्न रहा है 12.05% सीएजीआर। म्यूचुअल फंड में यह रहा है 14 से 23%। मतलब जो म्यूचुअल फंड इंडिया में 25 साल पूरे कर चुके हैं उसका जब मैं अलग अलग म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखता हूं तो 14 से 23% सीएजीआर का रिटर्न है। तो रियल एस्टेट के मुकाबले ये रिटर्न्स कहीं ज्यादा हैं। चलिए केस स्टडी 2 पे आते हैं। किसी ने अपना एक घर खरीद लिया है, लेकिन कोविड 2020 में उसने अपना एक स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाया, 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो था, और वो कोविड से लेकर अभी तक का अगर उसका सीएजीआर रिटर्न देखते हैं तो वो 22% है। अब उस व्यक्ति के पास फर्दर अभी पैसा है और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ऑब्वियस है, एक नेचुरल अर्ज होगा कि हमें स्टॉक मार्केट में 22% का रिटर्न मिला है, इतना हाई रिटर्न के लिए फर्दर पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति ने एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदा जहां पे पोटेंशियल है 12% रिटर्न की। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ये इसलिए कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी एक चीज होती है। आप जब सारा असेट
सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में डालते हैं तो आपका रिस्क मिटिगेशन नहीं होता है। तो रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप दूसरे एसेट क्लास की तरफ देखते हैं। अब इन दो केस स्टडीज में बहुत कंट्रास्ट है, और अगर मैं आरओआई के एंगल से देखता हूं तो इंप्रेशन ये आएगा कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जो हैं वो बेस्ट बेट हैं एवरेज इंडियंस के लिए। लेकिन जो ये स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं बताते हैं कि हर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है, रीजन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होता है, और हर कोई अपना सारा, कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इंडिया में हिस्टोरिकली जो रिस्क एवर्स इंडियंस हैं उनका एक एफिनिटी रहा है प्रॉपर्टी के लिए। जो न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत रिस्क टेकर्स हैं, वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले एसेट क्लासेस में जाते हैं। लेकिन उनके साथ भी जो एक चीज देखी गई है कि वो रिस्क मिटिगेशन करते हैं, मिक्स एंड मैच ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा कि हमने अभी केस स्टडी 2 में देखा। ये अपने अपने पर्सपेक्टिव की बात है। मार्केट रिटर्न्स जो हैं रियल एस्टेट से ज्यादा होते हैं, ये एक हिस्टोरिकल सच्चाई है जिसको रियल एस्टेट के प्रोपोनेंट्स, रियल एस्टेट के बिल्ट एनवायरनमेंट में लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। लेकिन रियल एस्टेट में क्या है, ये एक टैंजिबल असेट है। अगर आप रेंटल के में जाते हैं तो एक स्टडी रेंटल इनकम भी देता है, और सबसे बड़ी बात है ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। दूसरी बात ये है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा आपको लिवरेजिंग का ऑप्शन देता है। आप बोरोड कैपिटल के साथ भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़े आपको टैक्स ब्रेक्स मिल जाते हैं प्रॉपर्टी परचेज के साथ। एक टेंजिबल असेट है जिसका कि असेट वैल्यू नॉर्मली नीचे नहीं जाता है। जब कभी इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है, रियल एस्टेट आपके कैपिटल को प्रिजर्व करता है, एक सर्टेन लेवल पर रिलायबल रिटर्न देता है। ऐसे मार्केट में जब दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट स्टॉक्स वगैरह गिर रहे होते हैं तो ये स्टेबल रहता है, मोर और लेस स्टेबल ही होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मिटिगेशन रियल एस्टेट के साथ बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि रियल एस्टेट का एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होता है। इसीलिए ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में इसे बहुत वैल्यूएबल कंपोनेंट माना गया है। अब हम वोलेटिलिटी इंडेक्स जो होता है VIX, उसकी बात करें तो कैपिटल मार्केट का VIX बहुत हाई होता है। और ऐसे भी इंडिया में हिस्टोरिकली लोगों का एक एफिनिटी जो था मनी सेविंग की तरफ था, इनकम जनरेटिंग के लिए वो रिस्क में नहीं जाते थे। समय इस बात का आज के समय यह आ चुका है कि लोगों को एक फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है, फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है कि पैसा कहां इन्वेस्ट करें। गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट एक कॉमन कंफ्यूजन रहता है इंडियंस के मन में जब पैसा इन्वेस्ट करने की बात होती है। दोनों का अपना एक अलग वोलेटिलिटी है, रिस्क रिटर्न पोटेंशियल है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट के पहले गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट के पहले उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझ लें। दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि रिस्क क्या है, हर एसेट क्लास के साथ उसका रिस्क क्या है। अगर आप अपने रिस्क को समझते हैं तब आप सही एसेट क्लास में जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। एसेट क्लासेस ब्रॉडली तो वैसे 3 ही हैं, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, इक्विटी है। अब इक्विटी और म्यूचुअल फंड के साथ क्या है कि वो थोड़े से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। चलिए रियल एस्टेट के एडवांटेज क्या हैं ये देखते हैं। पहली बात ये है, ये पेपर मनी नहीं है, ये टैंजिबल असेट है। नॉर्मली रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो है अपना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं लूज करता है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन हमेशा बना रहता है, एक रिस्क मिटिगेशन प्रोडक्ट है, प्रॉपर्टी के साथ टैक्स एडवांटेजेस हैं, और ये लेस वॉलेटाइल है। डिसएडवांटेज क्या है? टिकट साइज बहुत बड़ा है, आप कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका रिटर्न हमेशा इक्विटी मार्केट से कम होता है। इलिक्विड एसेट क्लास है ये, आप जब चाहें अगले दिन उसे नहीं बेच सकते हैं। रियल एस्टेट का एक होल्डिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज साथ में यह है कि इसका
ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई होता है, खरीदते समय भी बेचते समय भी। लेकिन फिर भी किसी भी इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत क्रिटिकल स्ट्रेटजी होता है। जो हाई रिस्क टेकर भी होते हैं वो भी मानते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो उनके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है, उनको थोड़ी स्टेबिलिटी देता है जब स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो रहा हो। रियल एस्टेट का अपना जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, दूसरी बात है एक फंडामेंटल नीड है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो वो आप यूजेबल प्रोडक्ट है, या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आप वहां से बिजनेस रन कर सकते हैं। और इसका नॉर्मली डिमांड इकोनॉमिक डाउनटर्न में उस तरीके से कम नहीं होता है जैसे कि स्टॉक मार्केट का होता है। सो डाइवर्सिफिकेशन किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है उसके अपने स्टैंड अलोन एडवांटेजेस भी हैं, जैसा कि मैंने कहा टैक्स बेनिफिट्स वगैरह हैं। सबके ऊपर भी वन साइज फिट्स ऑल आंसर कभी भी किसी भी एसेट क्लास पे किसी भी इन्वेस्टमेंट बास्केट में लागू नहीं होता है। हर इन्वेस्टर का अपना एक अलग एक्सपोजर है, अलग माइंडसेट है, अलग रिस्क एपेटाइट है, उसका एक अलग टाइम होराइजन है, कितने समय के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है और कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन जो इन्वेस्टर जिनका ओवरऑल एक्सपोजर सारे एसेट क्लासेस में है, उनके लिए फिर रियल एस्टेट एक स्टैंड आउट करता है रिस्क मिटिगेशन के लिए। होप मैंने आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ यह समझा दिया है कि रियल एस्टेट में क्यों हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनता है कम रिटर्न के बाद भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।